नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे है और ये समय है बिग बुलेटिन का। निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। 17 अप्रैल से नामांकन चल रहे हैं। तृतीय चक्र में फरुखाबाद में मतदान होना है और आज का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा है। समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और क्या रणभूमि में क्या नजारा रहने वाला है, ये भाजपा की सूची आने से पहले ही स्पष्ट हो गया है। क्योंकि जो नाम है सूचियों में, उनके बारे में, हालांकि नए चेहरे हैं, पार्टियों ने नए चेहरों पर दांव लगाया है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनके बारे में बहुत पहले से लोगों के बारे में जानकारी है। और आप सब भी जो राजनीतिक क्षेत्र के लोग हैं, विभिन्न दलों के हैं, इसके बावजूद उन लोगों के बारे में आपको, उनकी पृष्ठभूमि के बारे में, उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में आपको मैं समझता हूं कि जितनी जानकारी मुझे है उससे ज्यादा जानकारी आपको होगी। लगता नहीं कि इस फरुखाबाद में राजनीतिक दल गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं और जिस तरह से 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी ने पूरे जनपद में छोटी छोटी संस्थाओं में केसरिया परचम फहराया है, चाहे सहकारिता की संस्थाएं हों, चाहे जो ग्राम पंचायत से जुड़ी संस्थाएं हों, हर जगह भगवा पताका फहरा रही है। और उसके बाद में भी इन राजनीतिक दलों को कोई चिंता नहीं। जो उम्मीदवारों की सूची आज जारी हुई है, उससे ये बात साफ लग रही है, क्योंकि तमाम से लोगों को हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, उनकी क्या पृष्ठभूमि है, उनकी क्षमता क्या है, उसे हम 15 साल से 20 साल से जानते हैं। और उसमें कोई एकदम कोई कैटालिस्ट, एक शब्द है साइंस का, जिसमें कैटालिस्ट कोई डाल दिया जाएगा जिससे उनकी क्षमता बढ़ जाएगी और वो जूझने लग जाएंगे बिल्कुल भाजपा से। भाजपा जो मुख्य प्रतिद्वंदी होने वाली है इस निकाय के चुनाव की रणभूमि में, ऐसा लगता नहीं। फिर पता नहीं क्यों मनोरंजन के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं, जिनकी क्षमता हैसियत इस तरह की नहीं है। जो दल हैं उन्हें अपनी नौकरी बचानी है, उनके जो अध्यक्ष हैं उन्हें अपनी नौकरी बचानी है। वो अगर नगर पंचायतों में सारी जितने निकाय हैं उनमें अगर उम्मीदवार खड़ा नहीं करते हैं तो ये सवाल उठेगा कि आप संगठन में क्या काम कर रहे हैं। तो उन्हें जो मिल जाए आम घास कूड़ा, उसे उन्होंने राज तिलक कर दिए और सूची में नाम उसका कि आप फला नगर पंचायत के अध्यक्ष, आप नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष। या फरुखाबाद से एक राजनीतिक दल, यही दो राजनीतिक दल है, नाम ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, दो ही सूची जारी हुई है, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की। एक राजनीतिक दल ने फरुखाबाद से जैसे उम्मीदवार बनाया है, अपने यहाँ सुशील कश्यप जी रहे हैं, सुभाषपा के अपने पैनलिस्ट हैं। मेरी उनकी भेंट उन्हीं के घर पर हुई थी, जो अब एक राजनीतिक दल के शहर फरुखाबाद नगर पालिका परिषद के उम्मीदवार बने, उन्हीं के घर पर हुई थी। उनकी बड़ी महत्वाकांक्षा है कि उनकी पत्नी राजनीति में बहुत आगे बढ़ जाए। और मेरे जानते जानते देखते देखते कम से कम 6 राजनीतिक दल वो बदल चुके हैं पिछले 8-10 साल में ही। कुछ सरकारी मुलाजिम हैं और महत्वाकांक्षा उनकी बहुत अधिक है। खासतौर से वो अपनी पत्नी को चाहते हैं कि पत्नी उनकी इंदिरा गांधी बन जाए, मायावती बन जाए और फुर लग करके राजनीति में। तो उन्हें एक राजनीतिक दल ने फरुखाबाद नगर पालिका परिषद से टिकट दे दी है। उनकी क्षमता पिछले 15-20 सालों से हम लोग जानते हैं। और जैसा कि कहा कि जो सुशील से जो भेंट की बात कह रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी। सुभाषपा की जो बैठक है घर पर हुई थी, जब राजभर साहब का बड़ा सिक्का चल रहा था, सपा से गठबंधन था उनका, तब उनके घर पर बैठक हुई थी और हम उनके घर पर गए थे उस बैठक को अटेंड करने, और वही मेरी भेंट सुशील से हुई थी। तो आप समझ लिए वो सज्जन आज से 1 साल पहले सुभाषपा में थे, तब भी उन्होंने वो बैठक उनके घर पे इसीलिए आयोजित की गई थी कि उन्होंने अपनी पत्नी को कुछ पदाधिकारी बनवाया था सुभाषपा में। तो इसी तरह से और भी नाम सामने आए हैं। और पहले तो जो सूची जारी करने का अधिकार है उसको लेकर ही चुनौती दी जाती रही है कि किसे
अधिकार है कि सूची जारी करे। सूची जारी हुई, सूची जारी होने के बाद में नाम बदले गए। समाजवादी पार्टी की भी यही स्थिति है। और कहीं कहीं स्थिति बिल्कुल खेल खुल जाता है, खेल खुल जाता है। जो लोग कभी समाजवादी पार्टी के नहीं रहे, उन्हें अगर उम्मीदवार बनाया जाता तो खेल खुल जाता है। नवाबगंज की बात करें, नवाबगंज किसी जमाने में समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा, लेकिन आज जिस तरह से उम्मीदवार सामने आए, जो जिस व्यक्ति का नाम सूची में शामिल किया गया, तो वो उनका कोई समाजवादी पार्टी से मेरी जानकारी में पिछले 30 सालों से कोई लेना देना नहीं रहा। लेकिन आज वो उस महत्वपूर्ण नगर पंचायत जो पहली बार गठित हुई है, जहां पहली बार चुनाव होने जा रहे हैं, वहां उन्हें समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार बनाया। एक चीज और खेल चला है समाजवादी पार्टी में। एक कहा गया था कि आवेदन के साथ में समाजवादी पार्टी की सदस्यता रसीद होनी चाहिए। तो रसीद अभियान चला था, सदस्यता अभियान चलता है सब राजनीतिक दलों में। और वो लोग जो अनायास उम्मीदवार बन गए, वो सदस्य भी नहीं थे, लेकिन उन्हें तुरंत सदस्यता शुल्क लेकर के तुरंत उन्हें ये अवसर उपलब्ध कराया गया। तो मैं किसी की या हम लोग किसी की आलोचना करने के लिए यहाँ नहीं बैठे, लेकिन तरस जरूर आ रहा है इन सूचियों को देख करके। कम से कम जिन जो एक दो उदाहरण हमने दिए, उनको देख के तरस जरूर आ रहा है कि जो राजनीतिक दल पूरा 7 ब्लॉक गंवा चुके, सारी ग्राम पंचायतों को गंवा चुके, इससे पहले कहीं नगर पालिका परिषद में, नगर पंचायतों में उनका कोई खाता नहीं खुला था। जो सहकारिता की संस्था है, ग्राम्य विकास बैंक से लेकर के कोऑपरेटिव बैंक, क्रय विक्रय समिति, सहकारी संघ, जो भी, वहां कहीं आपका कोई एक सदस्य तक नहीं आपका। उसके बाद में भी कहीं कोई गंभीरता नहीं। और ये वो जनपद है, अभी हमने वो एक खबर में अखिलेश जी का भाषण हमने रिपीट किया था। एक दर्द उभरा फर्रुखाबाद में आकर के अखिलेश यादव जी का, विधानसभा चुनाव में उन्होंने भाषण दिया कि ये वो जनपद है जहां प्रत्याशी अपना वोट बेच लेते हैं। एक बड़े नेता को जिला पंचायत सदस्य के अध्यक्ष के चुनाव में उम्मीदवार बनाया गया, और उसके बाद में खुद उन्होंने विश्लेषण किया कि हम सोचते थे कि कम से कम नेताजी को 2 वोट तो मिल ही जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया तो उन्होंने खुद कहा कि आपको मालूम कितने वोट मिले? बोले 0 वोट मिला था। तो ये जो स्थितियां हैं, और उस स्थिति में हर राजनीतिक दल कहती साहब हम सांप्रदायिकता से लड़ना चाहते हैं, बड़ा मेहनत करके बात करती है, और स्थितियां भी ऐसी। राहुल गांधी का जो संघर्ष है, राहुल गांधी का जो टेंशन है, उनकी सदस्यता रद्द होने को लेकर के, उनका आवास खाली कराने को लेकर के, उन पर जो सजा बोली गई है उसको लेकर के, कहीं कोई गंभीरता किसी नेता में नजर नहीं आती। जिस तरह से मजाक बनाया गया चुनाव का, जो पार्टी, और मुकाबला आपका उस पार्टी जो 365 दिन तैयारी करती, तो ये जो मजाकिया उम्मीदवार घोषित हुए हैं राजनीतिक दलों के, ये कितना मोर्चा लड़ पाएंगे, ये पहले दिन से ही बिल्कुल। हम लोग किसी की आलोचना करने नहीं बैठे, लेकिन पिछले 2 साल से 2.5 साल से हम लोग विश्लेषण करते आए हैं, और विश्लेषण हमारे सही भी हुए हैं। हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, न्याय के खिलाफ आवाज उठाई है, और आवाज उठाने में हम लोगों कहीं चूक नहीं की है। तमाम से लोग हमारी इस यात्रा में भी आए चले गए। कुछ लोग दोपहर में जुड़े, शाम को उनका गला खराब हो गया। कुछ लोग दोपहर में जुड़े, शाम को उनको बुखार आने लगा। ऐसे भी तमाम से लोगों जो बहुत बड़े वक्ता बनते हैं और शाम को उनका गला खराब हो गया। तो ये निकाय चुनाव का रण भाजपा के लिए बिल्कुल संयोग सी बात है कि अभी उम्मीदवारों की सूची नहीं आई है, लेकिन जो स्थितियां बन रही हैं उसमें कम से कम जो राजनीतिक दल और जिस तरह से उम्मीदवार चयन करने में मजाक हुआ है, उससे नतीजे अभी से समझे जा सकते हैं। और जो भी स्थितियां हैं, क्योंकि ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके बारे में हम लोग पिछले 10 साल से 15 साल से उसकी क्षमता के बारे में न जानते हों,
और वे लोग हैं जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, कभी किसी राजनीतिक दल में, कभी किसी पार्टी में, कभी किसी संगठन में, कभी किसी पद पर, कभी कुछ। महत्वाकांक्षाएं उनकी बहुत बड़ी हैं और महत्वाकांक्षाओं के कारण ही वो परिक्रमा करते रहते हैं। तो विकास जी से शुरुआत करते हैं सारी चीजों को कि क्या किस करवट बैठेगा ऊंट इस निकाय चुनाव में, जब उम्मीदवार चयन के मामले में ही राजनीतिक दल चूक कर गए हैं, या उनकी उनकी मजबूरी थी कि वो किसी तरह से ये इज्जत बचाएं कि कोई ना कोई उम्मीदवार उनका बन जाए। तो यही बारी बारी से हम लोग कहेंगे, सबके विचार सुनेंगे। कांग्रेस से आज वरुण त्रिपाठी जी हैं, अनुपमा शर्मा जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, इनकी पार्टी की सूची जारी हुई है। समाजवादी पार्टी से राधे श्याम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से आलोक जी भी हैं, आज विवेक जी के साथ में, वरुण जी, विकास जी के साथ में। तो सबका स्वागत है। और विकास से ही शुरुआत करते हैं कि जो नज़ारा है सूचियों का, और जिनके बारे में आप भी बहुत जानते होंगे, उनसे क्या उम्मीद की जाए कि जो महासंग्राम होने वाला 11 तारीख को अपने जनपद में, उससे कुछ बहुत तख्ता पलट हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, सारी सीटें छिन जाएंगी भारतीय जनता पार्टी की, और भारतीय जनता पार्टी कहीं पहुंच नहीं पाएगी। ऐसा कुछ लगता है क्या? देखिए, मुझे लगता नहीं है। पहले बात तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कुछ कुछ सवाल ऐसे हैं जो निश्चित तौर पर वैसे ही हैं जो हर बार दोहराए जाते हैं। एक उनमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि कुछ दल ऐसे हैं कि जिन्हें प्रत्याशियों के लाले पड़ते हैं, और वो फिर हमारे यहाँ फर्रुखाबाद में एक कहावत है, घेर बटोर के इकट्ठे करके लड़ा दिए जाते हैं। ऐसी स्थितियां आती हैं। निश्चित तौर पर जो आपने आकलन किया विशुद्ध रूप से बिल्कुल सही आकलन है। कुछ राजनीतिक दलों को यथार्थ में है क्या, दिक्कत क्या है एडिटर महोदय? दिक्कत यह है कि मैं भी एक राजनीतिक दल से आता हूं, विगत कई वर्षों से राजनीति में सक्रिय हूं। बुनियादी तौर का सवाल यह है कि जब आप ग्राउंड पर परमानेंट सक्रिय नहीं रहते, निरंतर काम करने में विश्वास नहीं रखते और केवल नेता बनकर के काम करते हैं एक राजनीतिक दल में, कार्यकर्ताओं का अभाव हो जाता है। तो ऐसी स्थितियां हो जाना कोई बड़ी बात नहीं। आज उन्हीं स्थितियों से दो चार हो रहे हैं कुछ राजनीतिक दल, क्योंकि आज उनके पास नेता तो हैं लेकिन कार्यकर्ता दुर्भाग्यवश नहीं बचे हैं जो कि ग्राउंड पर उनकी स्थितियों को सुधार सके, उनकी स्थितियों को अच्छा कर सके। कारण कि जो भी उन राजनीतिक दलों में बाहर से भी लोग आ रहे हैं वो भी बने बनाए नेता ही आ रहे हैं, कार्यकर्ता कोई नहीं होने चाह रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का दल है। हमारे यहाँ हमेशा कहा जाता है कार्यकर्ता सर्वोपरि, और उसी का उदाहरण है कि हमने चाहे नगर पालिका के सभासद के इलेक्शन हो, चाहे चुनाव, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव, जब हमने टिकट को लेकर के एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई कि आपको मैं थोड़ा सा संज्ञान दे दूं कि हमारे यहाँ वार्ड स्तर से पैनल आए हैं। हमने जो पैनल मंगाए हैं, हमने जो रिपोर्ट्स मंगाई है प्रत्याशियों को लेकर के, वो वार्ड स्तर से मंगाई है। और वार्ड स्तर से जब मुझे लगता है कि कोई चीज निकल करके आती है तो निश्चित तौर पर उसकी उपयोगिता और उसकी ट्रांसपेरेंसी को आप समझ सकते हैं, उसकी पारदर्शिता को आप समझ सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर जब हम अपना कैंडिडेट घोषित करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी इन सारे राजनीतिक दलों से एक नहीं 4 कदम आगे खड़ी नजर आएगी। ये बिल्कुल तय है, क्योंकि इनके यहाँ एक चीज का बड़ा अभाव है और वो है सतत कार्यक्रम और सतत नीचे तक लगनशील कार्यकर्ताओं की कमी। ये एक बड़ा अभाव अन्य राजनीतिक दलों में साफ देखने को मिल जाता है। निश्चित तौर पर मैं एक चीज और आपको बता दूं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं कि उन्हें लगता है कि एक जाति और एक वर्ग विशेष का वोट ले लेंगे और साहब इतिश्री हो जाएगी, कुछ अच्छे वोट मिल जाएंगे। अगर 1 लाख वोट पड़ते हैं तो 10-15 हजार अगर हमारे प्रत्याशी को मिल गए तो ठीक है, हम भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की नजरों में अपना कद बढ़ा ले जाएंगे कि साहब 10,000 वोट मिल गए, साहब 5,000 वोट मिल गए, पिछली बार तो साहब 2,500 ही वोट मिले थे। तो इन स्थितियों से दो चार हो रहे हैं कुछ राजनीतिक दल, और ये क्यों है ये हम सब जानते हैं, ऐसी स्थितियां क्यों हैं। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी अपनी उस पद्धति पे आगे काम करती चली जा रही है, और यही कारण है कि हम अन्य राजनीतिक दलों से हमेशा आगे खड़े नजर आते हैं। वरुण त्रिपाठी जी, देखिए, प्रदेश नेतृत्व ने जिन नए चेहरों को मौका दिया है उनको बधाई। और दूसरी चीज ये कि जो उम्मीदवार बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ये कहना गलत होगा कि ये सब राजनीतिक चूक है, क्योंकि अभी तो संग्राम की शुरुआत है। तमाम ऐसे उदाहरण आपको मिलेंगे जिले से लेकर प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पे कि जो नए चेहरे ने बड़े बड़े धमाके किए हैं।
बड़े बड़े पुरोधाओं को नए चेहरों ने गिराया है। तो हमारे जनपद में नगर पंचायत और नगर पालिका में तमाम नए चेहरे हैं। तो ये हमारे भाजपा के साथी कह रहे थे कि हमारे पास कार्यकर्ताओं का अभाव है, बिल्कुल नहीं है। 2014 से पहले साहब सरकारें बनी कि नहीं बनी, आप जिस दल में है उसमें भी किसी समय 2 लोग थे, तो 2 से आज आप सत्ता में बैठे हुए। तो सत्ता की मगरूरियत में इतने मगरूर ना हो हमारे भाजपा के साथी। कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, और जो नए चेहरों को जो मौका दिया है, आने वाले समय में ये जवाब देंगे, बताएंगे कि साहब कितनी दमदारी से चुनाव लड़ते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आर्थिक रूप से और तमाम संसाधनों से अगर हमारे जिन नए उम्मीदवारों को हमारे प्रदेश नेतृत्व ने भरोसा जताया, उन्हें टिकट दी, आप सत्ता में, डबल इंजन की सरकार है, तमाम सुख सुविधाएं आपके पास हैं, तो कहीं ना कहीं हम सब कमजोर हो जाएंगे। ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन कभी कभी छोटा भी बड़ों को गिराता है, और ये पूर्व में काफी उदाहरण हैं राजनीति में। तो नए चेहरे हैं, इसमें नो डाउट, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कार्यकर्ता है हमारे पास, और पूरी दमदारी से पार्टी ने जिन जिन लोगों के ऊपर भरोसा जताया है, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा, और जो परिणाम आएगा वो हम सबके सामने होगा। राधेश्याम जी, समाजवादी पार्टी ने आज अपनी सूची जारी की है, और जहां तक हमें लगता है बिल्कुल भी ये 1% भी कि कोई राजनीतिक चूक है या कोई ऐसा व्यक्ति है जो क्षमता वाला नहीं है इनमें। सभी लोग एक मजबूत बैकग्राउंड से आते हैं, कोई प्रत्याशी नया नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो जनाधार वाला नहीं है। और आर्थिक संपन्नता को अगर आप संपन्नता मानते होंगे, कोई पैनल, कोई पैमाना ऐसा हो कि आर्थिक रूप से अगर कोई संपन्न नहीं है तो वो नहीं लड़ सकता है, तो मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि इनमें से कोई आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है। अगर कमालगंज को छोड़ दिया जाए तो कमालगंज का प्रत्याशी भी हमारा जो है वो इतना कमजोर नहीं है कि चुनाव नहीं लड़ सकता, लेकिन चुनाव में चूंकि जो भी संसाधन जितने क्या क्या चाहिए होते हैं वो सब हमारी आपकी नजरों में है, तो हमारी पार्टी और जिले के सब लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं और उसको चुनाव लड़ाएंगे। और ऐसा नहीं कि कोई टिकट मांगने वाला नहीं था या हम किसी को वहां जानबूझ के उसको मौका दिया गया। वो बहुत दिन से व्यक्ति पार्टी में लगा है और कई उसने पीड़ाएं झेली हैं। इस सरकार में वो 2-2 बार तमाम झूठे मुकदमों में जेल जा चुका है, और ऐसे मुकदमों में कि कमालगंज की जनता ये बताती है कि ऐसा काम तो कभी हो ही नहीं सकता इनके यहाँ, जिस मुकदमे में उन्हें जेल भेजा गया। और कहां से उठाया, गिरफ्तार किया, 50 लोगों के सामने गिरफ्तार करके ले गए, और कहां उनको गिरफ्तारी दिखाई, क्या नहीं किया। नवाबगंज की रही बात, नवाबगंज के हमारे जो प्रत्याशी हैं उनका मुझे लगता है कि पूरा जीवन भारतीय किसान यूनियन को समर्पित रहा जो अब तक उन्होंने जिया है, और किसान यूनियन के वो बहुत लंबे समय तक जिलाध्यक्ष रहे, जिला पंचायत सदस्य रहे। और ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी में नए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति अगर किसी पार्टी में अभी सुरभि गंजवार को अपना दल में नहीं गई और उनको टिकट मिल गई, एमएलए हो गई, उसका स्तर क्या है, किस बैकग्राउंड से आता है, उनका जनाधार कितना है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं। और ऐसा भी नहीं कि वहां टिकट मांगने वाले नहीं थे, 3 यादवों ने वहां आवेदन किए थे, 2 मुसलमानों ने किए थे, उनमें से किसी को दे देते तो भी आरोप लगता है यादव मुसलमान के अलावा कोई मिला ही नहीं इनको। कहीं ना कहीं मुझे लगता है फर्रुखाबाद की नगर पालिका से लेकर और संकिसा की नगर पंचायत तक सारे प्रत्याशी मजबूत बैकग्राउंड से हैं, क्षमतावान है, आर्थिक संपन्न है, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। और हम, मुझे तो ये लगता है कि 1-2 में कहीं फिसल जाए तो फिसल जाए, सारी नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में समाजवादी पार्टी का परचम होगा और बहुत अच्छा चुनाव हम लोग लड़ेंगे। और रही बात जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रवक्ता ने कहा कार्यकर्ता ही नहीं है, नेता नहीं है, पता नहीं क्या क्या बता दिया, हो सकता है आपको नजर ना आ रहे हो, लाल बत्ती की चमक ही कुछ ऐसी होती है। सत्ता की गाड़ी जो होती है, सरकारी गाड़ी जो होती है, उसमें पर्दे लगे होते हैं और उन पर्दों से बाहर का नजारा नहीं दिखता है। इसलिए आपके जो राजमहल की दीवार है बड़ी मोटी है, बहुत ऊंची है, वहां तक आवाज पहुंचती नहीं है लोगों की, इसलिए आपको कार्यकर्ताओं की आवाज सुनाई नहीं देती होगी। आपको सुनाई भी कैसे देगी, अगर हम किसी चीज पे धरना प्रदर्शन करना चाहें तो हमारे दरवाजे पे पुलिस बैठा दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है, कार्यकर्ताओं का कोई अभाव नहीं है। और
कोई प्रत्याशी कतई कमजोर नहीं है। पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था तो आप 3 जीते थे और हम 2 जीते थे, बहुत बड़ा अंतर नहीं था। और इस बार भी जब चुनाव होगा तो बहुत बड़ा अंतर नहीं रहेगा, और हमें तो ये लगता है कि आप मिलोगे ही नहीं। हम उसका बात से संतुष्ट हैं। जी ये बात सच है कि पार्टियों ने नए चेहरों को दिया गया है। 2 ही पार्टियों के अनाउंस नाम आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि उनके कोई बहुत पुराने, क्योंकि वहां भी जो नाम चल रहे हैं वो नए नए नाम ही हैं। दूसरा, नए नामों का एक ये भी प्रभाव है कि जैसे नवाबगंज पहली बार पंचायत बनी है तो निश्चित ही नए नाम ही उसमें सामने आएंगे, और कुछ जगह पर सीमन बदला है तो वहां पे भी ये भी कारण है नए नामों का। और रही बात कि जैसे बहुत एक्सप्लेन किया जाता है कि कुछ पार्टियों के पास कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता हैं और पार्टियां मजबूत हैं, इसीलिए हमारे राष्ट्रीय नेता जब कुछ बोलते हैं तो पूरे देश की डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की या सरकारें जो हैं वो खड़बड़ाने लगती हैं। उनकी गाड़ी के इंजन जो हैं वो पटरी से उतरने के हो जाते हैं। तो वो किसी भी पार्टी की कमजोरी या उसके घोतक नहीं है, निश्चित ही कहीं ना कहीं मजबूती है। कार्यकर्ता हैं, जमीन पे हैं, और जो भी हमारे प्रत्याशी घोषित हुए हैं वो सभी कार्यकर्ताओं से ही निकले हैं। और कहाँ कौन घोषित हुआ है, ये कार्यकर्ताओं की, कौन लड़ना चाहता है कौन नहीं लड़ना चाहता है, इच्छाएं भी पूछी जाती हैं खाम दिखावे के लिए कि नहीं जी हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं, हम तो लड़ रहे हैं। या एक मीडिया में न्यूज ऐसी जाए और जनता के सामने जाए कि नहीं जी हमारी पार्टी से तो 25 प्रत्याशियों ने दावेदारी की और हमें तो ढूंढना मुश्किल पड़ गया। तो ये सब दिखावे के काम जो है ये कांग्रेस ने ना कभी किए हैं और ना ही कभी निकट भविष्य में भी करेगी। हम अपनी लाइन मजबूत पकड़े हुए हैं और गांधी की हमारी पार्टी है। हम आज भी गांधीवाद का पूरा समर्थन करते हैं और आज भी उन्हीं मान्यताओं को लेके चलते हैं और उन्हीं मान्यताओं के हिसाब से हमारे जो भी चुनावी प्रत्याशी हैं वो सब घोषित हुए हैं। और बाकी तो 13 तारीख को रिजल्ट बताएगा। बाकी अपने लेवल पे मुझे नहीं लगता, मैं किसी पार्टी विशेष की बात यहाँ पे नहीं करूंगी इस एक लाइन के लिए, क्योंकि जो भी प्रत्याशी उतरता है चुनाव मैदान में वो अपनी पूरी दमदारी से उतरता है और हारने के लिए कोई चुनाव नहीं लड़ता है। शेखर भाई, आवाज आ रही है हमारी? हाँ। हमें तो इस डिबेट का जब प्रारंभ आपने किया था तो मुझे ऐसा लगने लगा था कि इस डिबेट को जो भी सुनेंगे या देखेंगे तो कहेंगे कि शेखर भाई का भी मन बदल गया है। वैसे ऐसा माना जाता है कि पत्रकार निष्पक्ष होता है, तो निष्पक्षता से, बेबाकी से जो आपने जो यथास्थिति थी उससे अवगत कराया। सभी पैनलिस्ट इस बात को कहीं ना कहीं अपने अंतर्मन से स्वीकार भी रहे होंगे कि कहीं ना कहीं अन्य दलों में ऊहापोह की स्थिति है। ये बिल्कुल सही है। आप जो आज आपने इस बात को व्यक्त किया है, आपने कहा भी कि मैं किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति नहीं हूँ, मैं निष्पक्ष पत्रकारिता करता हूँ, तो आपने निष्पक्ष भावना को रखा और शायद हमारे जितने भी पैनलिस्ट साथी हैं उससे शायद सहमत भी होंगे। ये कमोबेश पूरी परिस्थिति पूरे प्रदेश की है। इनको ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिल रहे, प्रत्याशी मिल क्या रहे, कोई भी प्रत्याशिता करना नहीं चाह रहा क्योंकि उनको पता है कि हम हार जाएंगे। और जनता में इतना उत्साह है, जनता मत देने के लिए तैयार बैठी है क्योंकि इतने लंबे समय को उसने देखा है, भोगा है कि जो सुरक्षा इस सरकार में महसूस की है जनता ने, तो चाहती है कि हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी विजयी होकर के आए और सब प्रकार की सुविधाएं, सब प्रकार की सुरक्षा लाभ प्राप्त हो। और अभी तक जैसा कि हमारे अभी साथी कह रहे थे कि दिखाई नहीं पड़ते हैं, हम सब लोग कहीं ना कहीं जैसे पांडव अज्ञातवास में गए थे, ऐसे कहीं छिपे हुए हमें लगता है कि ये कार्यकर्ता इनके कहीं अज्ञातवास में बैठे हुए हैं, अचानक जिस दिन चुनाव होगा उसी दिन निकल करके आएंगे। ऐसी ही परिस्थिति है। इसीलिए आप अभी एक उदाहरण दे रहे थे कि हम 2 थे और यहाँ तक पहुँचे, तो आप इतने थे और 2 तक पहुँचोगे, हमारा
शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप 2 तक पहुँचे पूरे देश में। तो इन्हीं परिस्थितियों के कारण आप पहुँचेंगे। कारण ये कि आप कहीं दिखाई नहीं देते हैं, अज्ञातवास में हैं। आपका कार्यकर्ता भी दिखाई नहीं देता, वो भी अज्ञातवास में है। तो आप 2 की परिस्थिति में पहुँच रहे हैं, आप स्वयं स्वीकारोक्ति कर रहे हैं, ठीक है, उसमें हम सब लोगों को कुछ नहीं करना। हाँ, हम सब लोगों का विजन एकदम स्पष्ट है कि हम सर्वस्पर्शी शब्द का जो अभी हमारे साथी ने किया, हम सबके पास पहुंचना चाहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हर व्यक्ति से जुड़ना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे किसी भी प्रकार के विकास में उसको सहायता पहुंचानी हो, शासन स्तर से सहायता पहुंचानी हो, हम सब लोग लगे हुए हैं, अनवरत लगे हुए हैं, क्योंकि हमें राष्ट्र को वैभवशाली राष्ट्र बनाना है। और जो इन सब लोगों ने जाति धर्म से जो विभेद पैदा किए थे, आज जनता जान गई है। आज हमारा मुस्लिम वर्ग जो है वो भी बड़ा आशान्वित है, और वो इस कांग्रेस के मुंह पर तमाचा मार रहा है कि जब जब कांग्रेस की सरकारें रही, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें रहीं, हमेशा हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, छोटे बड़े हजारों राइट्स हुए। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में या राज्य में सरकारें आई, जहाँ जहाँ पर आई, इस प्रकार के कहीं पर भी आपको उपद्रवी झगड़े या धार्मिक उन्माद कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। तो उनमें भी एक आशा का संचार हुआ। और अभी आप जो हिंदुओं में भी जाति की जो राजनीति करते थे, वो भी मिथक टूटा है, और आने वाले समय में इसका जवाब बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा, और आप 2 की ही संख्या में जाएंगे, ऐसा हमारा अनुमान है। तो देखते जाइए क्या क्या होता है। और जैसा कि शेखर भाई ने कहा कि इनके पास प्रत्याशी नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, ऊहापोह की स्थिति है, कोई इधर से आया कोई उधर से आया, किसी प्रकार से टिकट देकर के खाना पूर्ति कर लो, तो ऐसा ही लगता है। देखते जाइए, बहुत अच्छा चुनाव होगा और पूरे प्रदेश में होगा, और हम सब लोग बहुत अच्छी स्थिति में होंगे। विकास 138 साल पुरानी है कांग्रेस, और नगर पंचायतें नहीं हो सकती, लेकिन उन क्षेत्रों में संगठन तो 138 साल पुराना होगा। कार्यकर्ता आते जाते रहते हैं, पुराने कार्यकर्ता रिटायर होते हैं, नए कार्यकर्ता जुड़ते रहते हैं, और सभी राजनीतिक दलों में युवा संगठन इसीलिए होते हैं कि नए कार्यकर्ता जुड़ें और आगे बढ़ें। जो लोग उम्र दराज होकर के राजनीति से अलग हों, पार्टी से अलग हों, पार्टी की सेवाओं से अलग हों, तो वहाँ अगर ये स्थिति है कि नए लोग, और नए लोगों के नाम पर वे लोग जो दूसरे जो सरकार विरोधी संगठन है उनमें काम करते हैं, उन्हें आप उम्मीदवार बना दें। तो ये बिंदु भी है कि जो पुराने संगठन है, कांग्रेस की तो 138 साल पुराना कांग्रेस संगठन है, उसके तो कार्यकर्ता अगर कोई है तो उसकी कुछ तो जड़पूछ होना चाहिए। वो युवक कांग्रेस से निकल करके आया हो, वो कहीं बाढ़ का अध्यक्ष रहा हो, NSY का अध्यक्ष रहा हो, महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कोई रही हो, महिला हो, या उसके बाबा के बाबा के बाबा कभी कहीं कांग्रेस में रहे हो, पीली दर पीली वो कांग्रेस से उसका जुड़ाव है, तो बात समझ में आती है। क्योंकि कांग्रेस सबसे पुराना दल है, 138 साल पुराना दल है, तो वहां अगर इस तरह के लोगों को राज तिलक किया जाए। दूसरी चीज, एक बहुत स्थिति स्पष्ट है, सारे राजनीतिक दलों में स्थिति होती है, जो उस क्षेत्र से उस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली नगर पंचायत नगर पालिकाएं हैं, उनकी जीत हार के लिए जिम्मेदार भी वही लोग हैं जो उस विधानसभा से चुनाव जीते हैं या हारे हैं। तो आज हम इन दोनों दलों की बारे में बात करेंगे। अमृतपुर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव, कायमगंज से सर्वेश अम्बेडकर है, भोजपुर से अरशद जमाल सिद्दीकी, और फर्रुखाबाद से तो समर्थित उम्मीदवार था उनका। इसी तरह से कांग्रेस में लुईस खुर्शीद फर्रुखाबाद की जीत हार के लिए जिम्मेदार होंगी। शुभम तिवारी, और कौन कौन लड़े थे भोजपुर में, अर्चना त्रिपाठी, अर्चना राठौर, कायमगंज में शकुंतला देवी जो फिर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष बन गई हैं। तो ये निश्चित रूप से जिम्मेदारी इन लोगों की होगी, और ऐसा ही सारे राजनीतिक दलों में है। यहाँ में भी यही है कि जो विधायक हैं
उस क्षेत्र की नगर पंचायतों को जिताने की जिम्मेदारी उनकी है। तो विकास ये प्रथम चक्र का जो अभी हम लोगों ने जो विचार रखे राजनीति, वो क्या निकल करके आया है, क्या बहुत आसान्वित है। और हमने कैटालिस्ट शब्द का इस्तेमाल किया था, उत्प्रेरक कहते हैं हिंदी में, जो किसी केमिकल में डाला जाता है तो उसकी जो एक्टिविटी है, कार्य क्षमता है, वो बढ़ा देता है कैटालिस्ट। उसकी अपनी कार्य क्षमता पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन वो उस केमिकल की जो की गति है उसको बढ़ा देता है। तो कोई कैटालिस्ट ऐसा पैदा हो जाएगा कांग्रेस में और सपा समाजवादी पार्टी में। और एक चीज और भूल रहे कि वो जो अभी बात कर रहे थे, लेकिन जो सही चीजें हैं, अभी प्रांशु दत्त द्विवेदी का चुनाव हुए कितने दिन हुए हैं, उस चुनाव में जो श्रीमान जी अपना नामांकन पत्र नहीं बचा पाए और 20 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड पर वो खर्चा करते हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और 20 प्राइवेट सुरक्षा गार्ड जो आंखों को धोखा देते हैं, काली ड्रेस पहनते हैं, फर्जीवाड़ा का बिल्कुल नमूना है जीता जागता, जो गरीबों पर पैसा खर्च कर सकते हैं चेयरमैन, वो 20 कम से कम सुरक्षा गार्डों पर खर्चा करते हैं। और समाजवादी पार्टी का नेता, उसको ऐसा कौन सा खतरा, और वो नेता जो पुलिस के इंस्पेक्टर पद से रिटायर हुआ हो, वो अपनी सुरक्षा में 20 फर्जी गार्डों पर, जो सुरक्षा एजेंसियों से लिए हुए गार्ड है, उन पर खर्चा करे और उसे समाजवादी पार्टी दोबारा उम्मीदवार बना दे। उससे अच्छा कोई उम्मीदवार नहीं। और नामांकन करने जाए तो अपना नामांकन, तो भैया भगवान मालिक है, तारीफ करने को किसी की तारीफ करो, आलोचना करने के लिए किसी की आलोचना करो। लेकिन समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जिनके बारे में कहा जाता है, फर्रुखाबाद में वो चुनाव लड़े, जिनके बारे में कहा जाता है कि साहब उनके पास एक धोती एक कुर्ता के अलावा निकला नहीं कुछ, तो भैया धोती कुर्ता की जगह जींस निकल सकती है, टी शर्ट निकल सकती है, किसी बढ़िया कंपनी की निकल सकती है, जैसे राहुल गांधी पहने थे 42,000 44,000 की। लेकिन अनावश्यक सुरक्षा पर पैसा के संपादकीय टिप्पणी को राधेश्याम कोई काटता नहीं, ये नियम है हमारे यहाँ का, है ना। जो चर्चा की गति चल रही है उस पर चलिए। तो सुरक्षा पर खर्चा करें, इतने बड़ा भारी खर्चा, तो भगवान मालिक है भाई। विकास जी क्या समझ में आता है? देखिए, 2-3 बातें हैं। मैंने पहले ही कहा था कि आपने बहुत संजीदगी से कई विषयों को छुआ है, और जो मुझे लगता है उत्प्रेरक का भी काम करती है सारे राजनीतिक दलों के लिए, वो कोई भी हो सकते हैं। मैंने भी जब टिप्पणी की तो आपने अगर देखा हो, गौर किया हो, मैं एक छोटी सी लाइन के साथ आगे जाऊंगा कि 6 आदमी एक साथ खड़े थे और एक आदमी आया चिल्लाता हुआ बोला कि चोर, तुमने चोरी की, तुमने चोरी की, तुमने चोरी की। उसने किसी की तरफ किसी का नाम नहीं लिया, उसने कहा तुमने चोरी की, तुमने चोरी की। उन 6 आदमियों में से एक चिल्लाने लगा अपने आप कि भैया मैंने नहीं की, भैया मैंने नहीं की। तो वो स्थिति अभी इस डिबेट में भी देखने को मिली कि मैंने किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं लिया, लेकिन सबने अपनी अपनी स्थितियों को भांप लिया। यानी जो मैंने बोला वो बिल्कुल कटु सत्य था, कटु सत्य था। सारे राजनीतिक दलों ने उसे बाकायदा एक एक करके स्वीकार किया। मैं ये नहीं कहता मैं उनके विरोधी दल का हूं, उन्हें अपनी टिप्पणी कहने का जायज हक है और बिल्कुल उन्हें करना चाहिए, लेकिन विशुद्ध रूप से ईमानदारी की बात यह है। जैसे आपने एक विषय छोटा सा उठाया, मुझे लगता है कार्यकर्ता तो होता ही है, हर पार्टी में होता है, और हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी होती है अपने कार्यकर्ता का संरक्षण करे, उसको उर्वरा के रूप में इस्तेमाल करे, उसे उपजाऊ बनाए उस कार्यकर्ता को। और उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक दल निश्चित तौर पर फेल साबित हुए। कारण उसमें 2-3 बुनियादी कारण भी कहीं ना कहीं जुड़ते चले जाते हैं। जब हम ऐसे विषयों को देखते हैं कि जब हमारे पास प्रत्याशियों का अभाव होता है, तब मुझे लगता है कि यह भी सोचना चाहिए कि कहीं ना कहीं हम कहीं ऐसे प्रत्याशियों को तो नहीं चुनाव मैदान में उतार रहे हैं कि जिनसे हमारे सामान्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं को ठेस पहुंचे, आम जनमानस पे ठेस पहुंचे। दूसरी चीज, जब नेतावादी प्रवृत्ति, नेतावादी, मैं स्पष्ट कहता हूं, मैं भी एक राजनीतिक दल से आता हूं, जब नेतावादी प्रवृत्ति एक लिमिट से ज्यादा किसी भी राजनीतिक दल पे हावी होती है तो कार्यकर्ता नीचे दबता चला जाता है और नीचे धीरे धीरे वो दफन हो जाता है। ठीक ठीक ठीक, हाँ जी। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने एक बात कही, भारतीय जनता पार्टी सुरक्षा और विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। विकास इतना ज्यादा हुआ कि पिछले 8 सालों में भोलेपुर का ओवरब्रिज नहीं बन पाया, और सुरक्षा इतनी ज्यादा है कि पुलिस की हिफाजत में भी लोग मारे जाते हैं।
अज्ञातवास में आप चले गए, कार्यकर्ता अज्ञातवास में है, एकदम आएगा और आज तलक हो जाएगा, यही अहंकार था दुर्योधन को। वो तो अज्ञातवास में है, क्या कर पाएंगे, लेकिन जब चक्रधारी साथ होता है तो कुछ भी हो सकता है। और लोकतंत्र में जनता भगवान का दूसरा रूप होती है। दंगा कहीं नहीं हुआ, बड़ी उपलब्धि है साहब। अभी गाजियाबाद की एक खबर थी 8 दिन पहले की है, हिंदू महासभा के एक नेता ने गाय कटवा के मंदिर में फेंकवा दी और दंगा चैत की नवदुर्गा में दंगा भड़काने का पूरा उसने प्रयास किया। जब पुलिस ने उस मामले की तहकीकात की तो वो मामला पूरा खुला, उसको सबको जेल भेजा गया। बताइए दंगा कौन भड़काता है। एक टिप्पणी ये आई है संपादक की तरफ से, हम उसकी टिप्पणी को काटेंगे नहीं, एडिटर महोदय की टिप्पणी को, लेकिन ये आपने स्पष्ट कर दिया बिल्कुल कि 20 सुरक्षा गार्ड होने के बावजूद वो नामांकन पत्र नहीं बचा पाए, तो इसका मतलब की गुंडागर्दी हुई थी उनके साथ, उनका छीना गया, फाड़ा गया, ये स्पष्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर आज डॉक्टर लोहिया के तर्ज पर राजनीति हम करें तो सामने वाला भी तो दीनदयाल उपाध्याय और महात्मा गांधी होना चाहिए ना। जब सामने वाला व्यक्ति आज दूसरे तर्ज पर राजनीति कर रहा है तो हम अपनी रखवाली अगर करा रहे हैं किसी व्यक्ति से, हम अपनी सुरक्षा में सुरक्षा एजेंसियों से लिए हुए गार्ड रख रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे साथ गुंडई ना होता है। नामांकन पत्र छीने जाने की घटनाएं कोई नई नहीं है, ये घटनाएं आपने ही सिखाई हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में आई 2014 में, आपने ही सिखाई, आपकी पार्टी ने सिखाई। और जब नामांकन करने आप जा रहे हैं तो आपको ये तैयार होकर जाना चाहिए था कि ये घटना भी हो सकती है। आपके जमाने में लोग नामांकन नहीं कर पाते थे, घुस नहीं पाते थे, ये स्थितियां बहुत दिन की नहीं है। राजेपुर में जो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ उसमें जो स्थिति पैदा हुई, तो जब आप नामांकन करने जा रहे थे और आपको जो पता था कि ये विपक्ष की स्थिति है, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर चुनाव लड़ रहा है, तो वहां कोई हलवा तो बटना नहीं था। आप वहां आइसक्रीम नहीं बटनी थी, ना वो हलवा बटना था, वहां मोर्चा लेना था। और आप इस हैसियत में नहीं थे, आपको एमएलए की भी टिकट चाहिए, आपको एमएलसी की भी टिकट चाहिए और आपको नगर पंचायत की भी टिकट चाहिए। जिसके बाद में अगर सभासदी का चुनाव अलग से हो तो सभासदी का भी चुनाव आपको चाहिए। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे परिवार जो हैं जिन्हें हर चुनाव लड़ना है और अपना नामांकन पत्र बचा नहीं पाएंगे, तो वही पार्टी को गर्त में ले जा रहे हैं। हाँ चलिए एडिटर महोदय सम्मान में लाना चाहेंगे, एक सेकंड का नहीं, 10 सेकंड बोल लेने दीजिए, सिर्फ 10 सेकंड जवाब देने। माननीय मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे, जिले में समाजवादी पार्टी का गढ़ था, नरेंद्र सिंह बहुत प्रभावी थे और मुकेश राजपूत यहाँ से जिला पंचायत के अध्यक्ष हुए थे। आप के लोगों के सबके संज्ञान में होगा, कभी ये स्थितियां नहीं रही नामांकन पत्र इस तरह सुनिए, तभी शायद वो एक वोट नहीं बचा पाए थे, तभी वो एक वोट भी नहीं पड़ा था समाजवादी पार्टी के खाते में। 35 साल पत्र हमने राजेपुर ब्लॉक में अपनी आंखों से जो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था उसे रोते देखा है। एसके सिन्हा जिलाधिकारी थे, जिलाधिकारी पूरा जिला छोड़ करके राजेपुर ब्लॉक रखा रहे थे उस जमाने में, उस चुनाव में। और दूसरी चीज जो दिनेश कुमार पी थे वो डीएम की कार्य पद्धति से सहमत नहीं थे। पहली बार ऐसा हुआ कि डीएम और एसपी चुनाव में अलग अलग रास्तों से, अलग अलग वाहनों से निकल रहे थे, जबकि ऐसा होता नहीं। डीएम एसपी एक रास्ते पर जाते हैं, एक टारगेट पर जाते हैं, एक वाहन से जाते हैं, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं। ये जो दूसरी चीज आपका जो उम्मीदवार था, अगर वो ये स्थिति में है तो उसे तैयार होकर के, मेंटली तैयार होकर के जाना चाहिए। और मामूली चीज नहीं, आपके यहाँ युवजन सभा का प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़े तो युवजन सभा के प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत होती है। युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष यहाँ से चुनाव लड़ रहा था एमएलसी का, पूरे प्रदेश से अगर लोग उसके साथ आए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति और कोई अनावश्यक लोग आएंगे तो लोग गुंडे करेंगे, किसी का भी नामांकन पत्र छीनेंगे। मुझे एक मिनट, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। एक नामांकन पत्र छीनने और पटने की प्रवृत्ति समाजवादी पार्टी के लोग जब कहते हैं तो शायद डिंपल यादव जी का चुनाव भूल जाते हैं। दूसरी चीज, अभी एक चुनाव निपटा है, हम सबको याद है, वो सहकारिता का चुनाव। मुझे बता दें समाजवादी पार्टी के लोगों के पास कितनी बड़ी कार्यकर्ताओं की फौज है, कहाँ नामांकन कराया है मुझे बता दें, और कहाँ नामांकन छीना गया, ये मुझे बताएं, अभी बताएं इस डिबेट में कितने जगह नामांकन कराया है और कितने जगह छीना गया है।
आप अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, मुझे भी सुन लीजिए सर, मुझे भी सुन लीजिए। डिबेट जब लोग देखेंगे तो ये बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनना नहीं चाहते, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनना नहीं चाहते, ना अपनी कमियों को सुनना चाहते हैं, ना अपने कार्यकर्ताओं को सुनना चाहते हैं। फरमानों में विश्वास मत रखिए। आपके यहाँ फिर के राजनीति एक परिवार के इर्द गिर्द, एक जाति के इर्द गिर्द घूमती है। आपने 9 प्रत्याशी घोषित किए, उसमें 5 प्रत्याशी यादव वर्ग से आते हैं। क्या इस पर जवाब देंगे आप पूरे फर्रुखाबाद को? क्या बताएंगे? एक संगठन चलाते हैं, किसान संगठन। उन्होंने जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र के खिलाफ हो चाहे राज्य के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस जिले में आंदोलन चलाया, तब लोगों ने उनका, किसानों ने उनका समर्थन किया। लेकिन आज वो समाजवादी पार्टी के एजेंट हो गए हैं और तथाकथित प्रत्याशी हो गए हैं। क्या बताएंगे? ऐसे लोगों पर जनता विश्वास नहीं करेगी, ना किसान विश्वास करेगा, जो राजनीतिक दलों के एजेंट बनकर के सरकार को घेरने का काम करते हैं। चलिए कांग्रेस आपके मदनपुर के एक पंडित जी हैं, उन्होंने नामांकन किया था और उनके साथ क्या हुआ इसी ब्लॉक में, उनसे संपर्क कर लेना, हम अभी नंबर सेंड किए दे रहे हैं और वो वीडियो भी आपको भेज देंगे। मदनपुर के ही हैं दुबे जी। मैं बहुत सारे वीडियो भेज दूंगा आपको। आप एक भेजोगे तो मैं 10 भेजूंगा गारंटी के साथ, और वो समाजवादी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा उजागर कर देंगे। ये बचकानी डिबेट। अच्छा चलो, मेरा चेहरा गंदा था, आपका साफ है, आप दावा कर रहे हो जो हमने किया वही आप करोगे। हमने छीने, आप भी छीनोगे। आप इसका मोहर लगाओगे, हम छीनेंगे। आपने सिखाया, हम छीनेंगे। आप कह रहे हैं ना, कहिए डंडा ठोक के कि आपने सिखाया, हम छीनेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य अब ये कह दो ना कि तुमने छीना, हम भी छीनेंगे, ये कहो ना। गलत बात। आप अगर रावण के रूप में आएंगे तो हम राम बनकर संहार अवश्य करेंगे। अरे अभी आप अज्ञातवास में ले गए, तब आप राम बन गए। राम जैसी मर्यादा का भी तो पालन करिए। कर रहे हैं ना। देखिए बातें ये राम वाली करेंगे, काम ये कैसा करेंगे वो पूरा उत्तर प्रदेश नहीं देश जानता। दूसरी चीज, अभी चुनाव शुरू नहीं हो पाया, रिमोट अभी दब नहीं पाया, अभी इनकी पार्टी के प्रत्याशी नहीं है। दूसरी पार्टी अभी कल इनके भी आएंगे, तब देखेंगे कितने चेहरे हैं। अभी सिर्फ उटौल शहर की सीट में होने वाली, मैं अभी से आगाह किए देता हूँ, और नगर पालिका फर्रुखाबाद की सीट मैं इस डिबेट में कह देना चाहता हूँ, इनकी हार रही है। प्रत्याशी कोई भी हो, सत्ता के नशे में इतने मदहोश है भाजपा के लोग कि इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। और दूसरी चीज, अभी किसान नेताओं की बात की, तो आपकी भी सरकार जब 2014 में आई थी, जो आज आंदोलन टीरी बॉर्डर पे किसान कर रहे थे, किसानों के नेता कर रहे थे, उन्होंने साहब आपकी भी सरकार का समर्थन किया था। उन्होंने क्या कभी उम्मीद की थी कि उनके किसान नेता और आम जो किसान है उसे चुनाव लड़ा था भाजपा से, चुनाव लड़ा था। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक राष्ट्रीय दल के, आप एक राष्ट्रीय दल के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं और आप बिल्कुल बचकानी बात कर रहे हैं, बिल्कुल बचकानी बात कर रहे हैं। आप अभी आप मुझे बताइए, वैसे भी सारे सभासद लड़ा पाएंगे? सुन लीजिए 9 महीने इसी खुले आसमान के नीचे किसान रहा था, कांग्रेस जिसने वोट दिया बहुत कुछ 9 महीने, किसी ने बीच में नहीं बोला, इसलिए सुन ले। 9 महीने खुले आसमान के नीचे, 1 मिनट, 9 महीने इसी देश का किसान खुले आसमान के नीचे रहा था, जिसमें 750-800 किसानों की मौतें हुई थी। क्या उसने ये उम्मीद जताई थी कि जिस सरकार को, जिस पार्टी के लिए हम वोट कर रहे हैं वही हमें 9 महीने खुले आसमान के नीचे रखेगा? तो सत्ता में मदहोश है आप लोग। ठीक। भाजपा के जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगी वो हमारे साथ आएंगे। जिस तरह से ये मिथिलेश जी के खिलाफ 80% भाजपाई थे पिछली बार के चुनाव में, देखा होगा। और इस बार भी यही होगा, इस बार भी यही होगा। मैं ये जितने भाजपाई इनमें से 4-4, 5-5 कैंडिडेट हम लोगों की मदद करेंगे, इसलिए कि अगर ये जीत गया तो हम खत्म हो जाएंगे, इसलिए हम लोग जीतेंगे। और यही होगा सर, 80% भाजपा के लोग किसी दूसरे को लड़ा रहे होंगे। आप भी यही है, हम भी यही है। चलिए कल हम भारतीय जनता पार्टी कल हम भारतीय जनता पार्टी की सूची पर चर्चा करेंगे। कल सूची आ जाएगी तो इसी गति से, इसी रफ्तार से, इन्हीं शब्दों में, इसी तेवर से, इसी कलेवर से हम लोग भाजपा की सूची पर भी चर्चा करेंगे। आज के इस बहस में भाग लेने के लिए विकास का, वरुण का, राधेश्याम का, आलोक जी का और अनुपमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम कल फिर मिलते हैं नई चर्चा को लेकर, नए विषय को लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।